जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उसके चौथे पाठ को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर से संबंधित 3 और वीडियो बने हैं और उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, कैसे इसे हम राजनीतिक दल को प्रभावी बना सकते हैं, राष्ट्रीय विकास में इसके क्या योगदान है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि आज वो कौन कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, हमें ये क्यों चाहिए। दूसरा है राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकमत में सशक्तिकरण पर इनके प्रभाव को देखेंगे। फिर राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है उसके बारे में। फिर राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है वो, और राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने की कौन कौन से उपाय हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यही वो सब टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राजनीतिक दल जनता की विभिन्न समस्याओं का समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में अगर देखें तो जो भी हमारी समस्याएं हैं जो सरकार के सामने हमें रखना होता है वो हम लोग राजनीतिक दल के माध्यम से ही रखते हैं और उसके बाद इन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो इसमें लोग यहाँ पे राजनीतिक दल का बहुत ज़्यादा भूमिका रहता है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है और इस वजह से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल की आवश्यकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि हमें लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी समस्या पर हजारों लोग अपना विचार रखते हैं। आगे हम और देखेंगे कि राजनीतिक दल की हमें आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं कि एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं और चाहे वहाँ पे कोई भी शासन व्यवस्था हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, तानाशाही हो, सैनिक हो, कोई भी हो, वहाँ पे हर व्यवस्था को लेकर के लोगों के अनेक विचार होते हैं। हर तरह के लोग के अपने अपने यहाँ पे विचार होते हैं, लेकिन इन विचारों और दृष्टिकोणों का कोई मतलब नहीं होता है जब तक ये विचार किसी दल के विचार से न जुड़ जाए। तो ये जितने भी विचार हैं अगर सिर्फ एक व्यक्ति का है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन यही विचार वाले लोग एक साथ मिलकर जब दल बना लेते हैं तो उस विचार का एक मतलब हो जाता है। इसलिए भी यहाँ पे एक दल की आवश्यकता पड़ती है और अगर ये विचारधारा राजनीति से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें पड़ जाएगी। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो लोगों के विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको एक साथ जोड़ने में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो राजनीतिक दल हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इससे भी हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। इसके अलावा और देखें तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उसमें बहुमत की सरकार बनती है। एक दल होता है, दल में लोग उम्मीदवार अपने खड़ा करते हैं और उसी उम्मीदवार के द्वारा बहुमत प्राप्त करके सरकार को बनाया जाता है। लेकिन यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होंगे सभी निर्दलीय होंगे, बिना किसी दल के होंगे और ऐसे में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा और सरकार बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। फिर भी अगर यहाँ पे हम देख लें कि मान लीजिए ऐसे छोड़ के भी एक अलग अलग निर्दलीय रह के भी सरकार में जा करके वहाँ पे बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाए तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रहित में न बना करके उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे हैं। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा और सभी लोग चुनाव जीत करके जाएंगे तो सभी सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास पे ही ध्यान देंगे। जो भी नीति बनाएंगे, जो भी कार्यक्रम तैयार करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए करेंगे और ऐसी स्थिति में देश की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में पड़ जाएगी और देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। तो देश का विकास के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जरूरी होता है कि राजनीतिक दल हो। राजनीतिक दल ही इन सभी कार्यों का निर्वहन करती है, इसलिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है।
तो ये जो भी समस्या है इससे बचने के लिए हमें राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दलों की नीतियाँ और कार्यक्रम जो है वो समग्र और व्यापक होता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए। जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे नियम बनाती है, जो भी नीति बनाती है, जो भी कार्यक्रम तैयार करेगी, वो पूरे राष्ट्र के लिए बनाती है, एक राज्य के लिए बनाती है, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाती है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो यहाँ पे पूरे राष्ट्र के विकास को अगर करना हो, उसको ध्यान में रख के योजनाएं बनाना हो, तो उसके लिए राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल के सदस्य सभी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के होते हैं। अगर हम देखें तो राजनीतिक दल में जो लोग शामिल होते हैं वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी क्षेत्र से और किसी भी लिंग के हो सकते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है कि राजनीतिक दल सभी लोगों के समस्याओं को समेटकर सरकार के सामने रखता है और उनके समाधान का प्रयास करता है। जब हर जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग एक दल में शामिल होंगे तो हर जाति के, हर धर्म के, हर क्षेत्र के समस्याओं को भी सरकार के सामने रखने में यहाँ पे सहूलियत होगी। तो ये भी एक यहाँ पे इससे हम लोगों को फायदा हो जाता है। इसलिए भी हमारे देश में या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। जो अभी तक हम देखें जो भी चीज़ों को, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना बहुत आवश्यक है। और अगर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में राजनीतिक दल का बहुत बड़ा भूमिका होता है। अब है यहाँ पे दलीय व्यवस्था के बीच जो प्रतियोगिता होता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे यहाँ पे दलीय व्यवस्था क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे दल हैं और उनके बीच एक तरह से प्रतियोगिता चलते रहता है, जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी उनकी सरकार बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग दलीय व्यवस्था के स्वरूप को देखेंगे, फिर इनके प्रतियोगिता को देखेंगे कैसे क्या होता है। तो दलीय व्यवस्था को मुख्य रूप से 3 रूप में बांटा जाता है। इसके 3 स्वरूप पाए जाते हैं। पहला एक दलीय, दूसरा द्विदलीय और तीसरा होता है बहुदलीय। यही 3 दल कहीं भी विश्व में देख लें तो दल के यही 3 रूप पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि एक दलीय व्यवस्था क्या होता है। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल शामिल होता है एक दलीय शासन व्यवस्था कहलाता है। अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे एक ही दल है, उसके साथ प्रतियोगिता करने के लिए कोई प्रतियोगी दल नहीं है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि एक दलीय शासन व्यवस्था है। जैसे कि उत्तर कोरिया हो गया, चीन हो गया, क्यूबा हो गया, ये वैसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही राजनीतिक दल है और दूसरा कोई यहाँ पे राजनीतिक दल नहीं है। और जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था होती है वहाँ पे प्रतियोगिता की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, तो प्रतियोगिता होगी किसके साथ। तो उत्तर कोरिया, चीन, क्यूबा ये वैसे देश है जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे एक ही पार्टी है। फिर है द्विदलीय व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल शामिल हो, द्विदलीय शासन व्यवस्था कहलाती है। द्विदलीय शासन व्यवस्था को थोड़ा हम बेहतर समझेंगे। ऐसा नहीं है कि द्विदलीय शासन व्यवस्था में 2 ही दल होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे और भी दल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। सरकार जो बनेगी, चुनाव जो होगा, मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टी के बीच टक्कर होता है। इन्हीं में से कोई एक चुन करके यहाँ बहुमत प्राप्त करके सरकार को बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो द्विदलीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे और भी क्षेत्रीय दल हो सकते हैं। ब्रिटेन में भी देखें तो एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। जो भी सरकार बनेगी वो इन्हीं दोनों के बीच में बनेगी। इन्हीं में से कोई चुन करके सरकार में आएगी, सरकार के संचालन करेगी, शासन व्यवस्था के बागडोर को संभालेगी। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था में समझ गए कि जहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही दल होते हैं। इसको हम लोग भारत में भी समझ सकते हैं। अगर भारत में हम लोग सभा के चुनाव की बात करें तो यहाँ पे जो प्रतियोगिता होता है, जो टक्कर होता है, वो मुख्य रूप से 2 ही पार्टी के बीच होता है। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है कांग्रेस। या तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी या फिर यहाँ पे बीजेपी की बनेगी, ये तय होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में भी एक तरह से द्विदलीय व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ 2 ही दल हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे दल हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के भी दल हैं और क्षेत्रीय स्तर के भी दल हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आपसी प्रतिद्वंदी होता है, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, वो यहाँ पे 2 ही पार्टी है, एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी। तो इस तरह के जहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही पार्टी होते हैं उसको हम लोग द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। या हम इसको ये कह सकते हैं कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ 2 ही दल हो, वहाँ पे द्विदलीय शासन व्यवस्था कहलाएगा।
अब है बहुदलीय। बहुदलीय शासन व्यवस्था में 2 से अधिक राजनीतिक दल शामिल होते हैं। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल शामिल हो उसे हम लोग बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत को अगर देखा जाए तो अभी तो बोले कि मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं जिनके बीच प्रतिद्वंद चलते रहता है, लेकिन इसके अलावे भी और कई सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनाव में आती है और चुनाव लड़ती है और जीत के भी जाती है। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, इंडोनेशिया में है, फ्रांस में है। तो सवाल अगर पूछ लिया जाए कि बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ है तो हम लोग याद रखेंगे हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो ये हो गया हमारा बहुदलीय शासन व्यवस्था। इन तीनों प्रकार के दलीय व्यवस्था में हम देखें तो द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती रहती है और लोगों को का यह धारणा प्रचलित रहता है कि लोकतंत्र में दलों के बीच प्रतियोगिता अच्छी बात होती है। अगर हम तीनों को देखें, तीनों दल तो एक दलीय, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है तो उसमें तो किसी तरह का कोई प्रतियोगिता होगा नहीं। रह गया द्विदलीय और बहुदलीय, तो ये इसमें एक में 2 पार्टी होते हैं, कम से कम 2 होंगे, और बहुदलीय में 2 से अधिक होते हैं। तो इसमें द्विदलीय और बहुदलीय में हमेशा प्रतियोगिता चलते रहता है एक नियमानुसार। एक समय निर्धारित किया जाता है और उस समय के आधार पे यहाँ पे चुनाव होता है और उस चुनाव में यहाँ पे प्रतियोगिता देखने को मिलता है। लोगों में यह भी धारणा है, प्रचलित है, लोग मानते हैं ऐसा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें जनता को स्वतंत्र रूप से अपना पसंदीदा यहाँ पे पार्टी, अपना उम्मीदवार चुनने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे माना जाता है कि लोकतंत्र में दलों के बीच प्रतियोगिता होना एक अच्छी बात होती है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होने से मतदाताओं के पास राजनीतिक दलों के समर्थन और विरोध का विकल्प खुला रहता है। यदि इनके बीच प्रतियोगिता करवाई जाए तो जो यहाँ पे चुनाव देने वाले जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके पास ऑप्शंस होता है कि वो किस पार्टी को समर्थन करेंगे और किस पार्टी का विरोध करेंगे। तो ये यहाँ पे इनको एक मौका मिल जाता है और इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। राजनीतिक दल को भी अपना सत्ता खोने का डर बना रहता है। तो इसलिए प्रतियोगिता लोकतंत्र में होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होने से सभी दल राष्ट्र एवं जनता के लिए एक से बढ़कर के एक कल्याणकारी कार्यक्रम और नीतियां भी बनाते हैं। सभी दल जनता की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हैं और जल्द से जल्द उसका समाधान करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता हो रही है राजनीतिक दल के बीच, उसमें ये फायदा हो जाता है कि जनता के लिए ही यहाँ पे जो भी काम है वो जनता के लिए किया जाता है। तो यहाँ से एक फायदा हमको ये दिखता है। राजनीतिक दल के बीच ये डर बना रहता है कि यदि जनता की इच्छा, उनकी आकांक्षा और आवश्यकताओं के अनुसार काम नहीं किया गया तो जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं होगा और वे अंतिम उद्देश्य जो कि सत्ता की प्राप्ति है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यदि देश में 2 राजनीतिक दलों के बीच या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता हो रही है तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर इसमें राजनीतिक दल जो है वो क्या करता है, सबसे पहले जनता के पक्ष में जो भी नियम कानून बनाएगा, जो भी घोषणा पत्र जारी करेगा वो जनता के लिए करेगा। जनता के पास खुला ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर सरकार उसके पक्ष में काम कर रही है तो जनता उसका समर्थन करती है, यदि उसके विरोध में काम कर रही है तो जनता उसको नकार भी सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच एक डर बना रहता है कि यदि वो जनता के इच्छा के अनुसार, उनके आवश्यकता के अनुसार, उनके आकांक्षा के अनुसार, उनकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार अगर राजनीतिक दल कार्य नहीं किए तो जनता जो है वो उस पार्टी को नकार सकती है। और हम पिछले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, इसका जो पिछला वीडियो है उसमें, कि राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति। वो जो भी नीति, जो भी कार्यक्रम बनाता है वो सत्ता के प्राप्ति के लिए बनाता है। तो यदि ऐसे में वो जनता के आकांक्षाओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाएगा तो जनता का जो बहुमत है, जो जनता उनको सपोर्ट करती है, वो विरोध भी करने लगेगी, वो अपना असहमति भी दिखाने लगेगी वो। और इससे क्या होगा कि जो राजनीतिक दल है उसकी जो उद्देश्य है कि हमें सत्ता को प्राप्त करना है, उसमें राजनीतिक दल असफल हो सकता है। तो ये यहाँ पे उसके लिए समस्या बनी रहती है। इसलिए जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी योजनाओं से जनता को लाभान्वित करना चाहता है और जनता के पास दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार बनाने का भी यहाँ पे विकल्प होता है। तो जब भी कोई भी दल सरकार में आती है तो वो दल हमेशा ऐसे योजना लाता है, ऐसा नीति बनाता है जिससे कि जनता को फायदा हो, वो उस चीज़ का उपभोग कर सके, उसका आनंद ले सके। और इससे उसको फायदा ही होता है कि जो जनता है वो हमेशा उस दल का समर्थन करते रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीतिक दल के पास, यहाँ पे जनता के पास सरकार के
दूसरे दल जो हैं, जो भी दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको भी चुनने का ऑप्शन रहता है। अगर कोई राजनीतिक दल सरकार में गया है और वो जनता के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो जनता किसी और दल को भी सरकार में भेज सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होना भी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यानी कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए। इससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत बनता है और जनता के पक्ष में काम होते रहता है। तो ये भी हमारे लोकतंत्र में आवश्यक होता है। अब है कि राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान होता है, यह किस तरह से योगदान करता है। कहा जाता है कि जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत और दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होते हैं उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज़्यादा होता है। जिसका सिद्धांत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो जितना बेहतर तरीके से राजनीतिक दल काम करेगा, उस देश का विकास भी उतना तेज़ी से होगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र में के विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक समाज एवं राज्य में एकता और राजनीतिक अस्तित्व का होना आवश्यक है। और ये जितने भी काम हैं, जनता का जागरूक होना, समाज और राज्य में एकता होना और राजनीतिक दल को स्थायित्व होना, ये सभी काम को राजनीतिक दल के द्वारा ही किया जाता है। इन सभी कामों को करने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास में भी राजनीतिक दल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए भी प्रेरित करता है। फिर राजनीतिक दलों में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के और लिंग के भी सदस्य होते हैं और वे अपने अपने जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य का एकता भी कायम रहता है। तो पहला था जनता को जागरूक होना चाहिए, राष्ट्र का विकास करना है तो जनता को जागरूक करने का भी काम यहाँ पे राजनीतिक दल के द्वारा हो रहा है। दूसरा है कि राष्ट्र में एकता होना चाहिए, समाज में एकता होना चाहिए, राज्य में एकता होना चाहिए। तो लोगों में एकता लाने का काम भी राजनीतिक दल करता है, क्योंकि राजनीतिक दल में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जाति, धर्म, अलग लिंग से लोग यहाँ पे एक ही दल में शामिल होते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जाति, धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ऐसे में कभी कोई जाति के नाम पे, धर्म, क्षेत्र के नाम पे टकराव होता है तो ये लोग उसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लेते हैं और लोगों में एकता जो है उसको बनाए रखते हैं, वो कायम रहती है। तो ये काम भी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास के लिए एक चीज़ और आवश्यक होता है कि शासन के निर्णय में सबकी सहमति और सभी लोगों की भागीदारी हो। अगर राष्ट्र का विकास करना है तो शासन जो चल रहा है, उसका जो निर्णय लिया जा रहा है, उसमें सबकी सहमति होना चाहिए, सबका भागीदारी होना चाहिए। और इस प्रकार के काम भी राजनीतिक दल द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दल इस काम को भी करता है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल की कितनी आवश्यकता है, ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा राजनीतिक दल संकट या कोई आपदा आता है तो उस समय राहत का कार्य भी करता है, लोगों को ये राहत भी देता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोई प्राकृतिक घटना घट गई, तो ऐसे आपदा में यहाँ पे राजनीतिक दल राहत देने का भी काम करता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं, जिसे हम लोग गैर सरकारी कार्य में रखते हैं। तो ये काम भी यहाँ पे इसके द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में नीतियों एवं कार्यक्रमों को विधानमंडल या संसद से पास होना आवश्यक होता है। अगर कोई भी नीति कार्यक्रम बना है तो संसद, और अगर केंद्र लेवल के बना है तो वो संसद से पास होगा, अगर राज्य स्तर का बना है तो वो विधानमंडल से पास करना आवश्यक होता है। इसमें जो भी कार्यक्रम या नीति आता है उसको पास करने के लिए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से ही विधानमंडल या संसद से ऐसी नीतियाँ एवं कार्यक्रम पास कराने में सहयोग करते हैं। तो जो भी नीति कार्यक्रम बनेगा वो संसद में या विधानमंडल में पेश करना है और उसको पास कराने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग होता है। ये दोनों मिल करके उस नियम को और नीति को, कार्यक्रम को पास करते हैं। तो इन बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें भी इसकी आवश्यकता है, इनकी भूमिका है। अब है यहाँ पे राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, कि राजनीतिक दल के पास कौन कौन सी चुनौती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का संचालन किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा ही किया जाता है। वो कोई भी दल हो सकता है, समय के साथ बदल सकता है, लेकिन जो शासन चलाता है वो किसी दल के ही द्वारा चलाया जाता है। जैसे हम लोग बात करें 1950 से 70-75 के टाइम तक, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जो है एक राजनीतिक दल है, वो सत्ता को चलाती थी, उसी के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। अभी वर्तमान में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन करके सरकार चला रही है, उसके द्वारा यहाँ पे
शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है, सत्ता को चलाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि चाहे तब की बात हो चाहे अब की बात हो, हर समय पे यहाँ पे देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश में खास करके यहाँ पे जो शासन व्यवस्था को चलाने का काम है वो कोई ना कोई राजनीतिक दल ही करता है। अगर हम लोग बिहार का स्तर पे भी बात करें तो बिहार में अभी जदयू की सरकार है और वही राज्य सरकार जो है वो राज्य में शासन व्यवस्था को चला रही है। तो लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को चलाने में यहाँ पे राजनीतिक दल का ही योगदान होता है, उसी के माध्यम से यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसलिए जब जनता की इच्छा, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है या शासन व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ियां होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी भी राजनीतिक दल पर ही होता है और यह आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक दल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो पूरा शासन व्यवस्था चलाने का जो जिम्मेवारी है वो राजनीतिक दल को दिया गया है। तो यदि शासन व्यवस्था चलाने में कोई कमी हो, कोई गड़बड़ी हो तो उसका आरोप भी राजनीतिक दल पे ही लगता है। उसी पे ये आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक दल सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम सही अर्थ में देखें तो राजनीतिक दलों के सामने कुछ चुनौतियां हैं जो उन्हें अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने देती है। कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में जाता है तो उसका अपना योजना होता है, नीति कार्यक्रम होता है और उसको लागू करना होता है। लेकिन उसको लागू करने में राजनीतिक दल को कुछ चुनौतियों को सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों को सामना करने की वजह से, उन चुनौतियों की वजह से यहाँ पे राजनीतिक दल जो अपना उद्देश्य लेकर के आती है, जो अपनी नीति योजना लेकर के आती है, उसको सफल नहीं बना पाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर राजनीतिक दल को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसे आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, जो राजनीतिक दल है उनके बीच लोकतंत्र की कमी होती है। दूसरा उसमें नेतृत्व का संकट है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। फिर यहाँ पे वंशवाद है, ये भी एक चुनौती बनी हुई है। काला धन एवं आरोपी अपराधियों का प्रभाव आजकल राजनीतिक दल पे ज़्यादा हो रहा है, ये भी उसके लिए एक चुनौती बना हुआ है। फिर सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है, कोई भी राजनीतिक दल को अगर आज हम देखें तब पूर्णतः रूप से अपने सिद्धांत पे नहीं चल रहा है, तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है। उसके बाद आज के समय में अवसरवादी गठबंधन होता है, यानी कि अवसर देख करके कई सारी पार्टियां मिल करके गठबंधन करके भी यहाँ पे सरकार चलाती है, जिसके कारण यहाँ पे बेहतर सरकार नहीं चल पाता है, सरकार को दबाव में रह करके यहाँ पे कार्य करना पड़ता है। तो ये सब चुनौती है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले था आंतरिक लोकतंत्र की कमी। लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमट गए हैं। अगर आज की बात करें तो देश लोकतांत्रिक है, वहाँ पे राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक दल के जो अधिकार हैं वो या तो एक व्यक्ति के पास रह गया है या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमट करके रह गया है। दलों के अंदर जो भी फैसला लिया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाता है, वो दल के सभी सदस्यों के सहमति उसमें नहीं ली जाती है। सभी सदस्यों से यहाँ पे पूछा भी नहीं जाता है और फैसला ले लिया जाता है। दलों के विभिन्न पदों पर दल के ही प्रमुख नेताओं और उनके सगे संबंधियों का कब्जा होता है। जो भी दल है, बड़ा बड़ा दल, उसमें देखते हैं हम लोग कि जो सबसे वहाँ पे पॉपुलर नेता हैं, जो सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हीं का वहाँ पे दबदबा रहता है और जो भी बड़े बड़े पद हैं उस दल के, वो उन्हीं के सगे संबंधी मित्र रिश्तेदारों के द्वारा उस पर कब्जा हुआ रहता है। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है। इसके लिए चुनाव भी समय पर नहीं होता है कि किसे कौन सा दल मिलना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दल में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं वही ये फैसला ले लेते हैं, दल के बाकी सदस्यों से पूछा भी यहाँ पे नहीं जाता है। तो ये भी चुनौती बना हुआ है। दल के भीतर लिए गए फैसलों की जानकारी भी सभी लोगों को नहीं हो पाती है। यहाँ पे दल में अगर 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो सब लोगों को पता भी नहीं होता है कि दल में क्या फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे लोकतंत्र की कमी देखने को मिलता है पार्टी के अंदर ही। भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जो उनके लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। तो ये सब जो कमियां हैं दल के अंदर, वो एक चुनौती के रूप में इसका पहला चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए। दूसरा है नेतृत्व का संकट। वर्तमान समय में भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। सही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और वह दल को सही दिशा दे सके। तो यहाँ पे नेतृत्व की भी कमी देखने को मिलती है, ये भी यहाँ पे एक समस्या बना हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में युवा एवं महिला नेतृत्व का भी अभाव देखा गया है। अभी भी राजनीतिक दल में देखें तो युवाओं की और महिलाओं की कमी है, ये भी एक यहाँ पे चुनौती बनी हुई है। देश की युवा पीढ़ी नौकरी, व्यापार और व्यवसाय के पीछे भाग रही है। युवाओं को राजनीति में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता है और ये भी राजनीतिक दलों के लिए एक संकट बना हुआ है, यानी कि एक चुनौती बना हुआ है कि आने वाले समय में
राजनीतिक दलों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा। कोई ऐसा नेता नहीं है किसी भी दल में जो सर्वमान्य हो, जिसे सब कोई माने और वो सही दिशा निर्देश करे, वो सही दिशा में राजनीति को ले जाए, वो दल को सही दिशा में ले जाए। तो ये भी एक यहाँ पे चुनौती बनी हुई है। उसके बाद है वंशवाद। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दलों में यह देखा जाता है कि जो लोग दलों के शीर्ष पर बैठे होते हैं वे इसका अनुचित लाभ लेते हुए अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ही दल के प्रमुख पदों पे बैठा देते हैं और इस तरह से वंशवाद भी यहाँ पे एक चुनौती बना हुआ है। सामान्य कार्यकर्ता को दल में ऊपर के पदों पर बैठने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इनको काफ़ी कम मौका होता है, ऐसा चांस होता है कि कोई आम व्यक्ति जो दल में शामिल है, जो कोई बड़े पद के रिश्तेदार में नहीं आता है, उसके सगे संबंधी में नहीं आता है, तो वैसे लोगों को दल के बड़े पद मिल जाएं, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अक्सर जो बड़े बड़े पद हैं वो जो बड़े पदों पे जो लोग शामिल होते हैं उन्हीं के रिश्तेदार, बेटे, दोस्त, मित्र जो हैं उन्हीं को वो पद दिया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक आदि दल में वंशवाद का आरोप लगते रहता है और जो वंशवाद है वो भी यहाँ पे राजनीतिक दल के सामने एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, हम किसी भी पार्टी में देख सकते हैं कि आजकल वंशवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर पार्टी में अपने रिश्तेदार, अपने बेटे और अपने ही जो मित्र हैं, जो भी हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। जो बड़े बड़े पद हैं वो उन्हीं को दे दिया जाता है, भले वो उसके योग्य हों अथवा न हो। तो ये भी राजनीतिक दल के लिए एक चुनौती है। उसके बाद है काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। आज राजनीतिक दलों में काला धन एवं अपराधियों का बढ़ता प्रभाव राजनीतिक दलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। राजनीतिक दल में आजकल काले धन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अपराधियों का इसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल माना जाता है कि जो राजनीति है वो एक तरह से यहाँ पे अपराध का खेल बन गया है, इसमें अपराधी ज़्यादा भरे पड़े हैं। हमें पता है कि आज चुनाव लड़ने में काफ़ी रुपया पैसा खर्च होता है, फलस्वरूप ये राजनीतिक दल जायज़ और नाजायज़ तरीका अपनाने से परहेज नहीं करते हैं। जो खर्च होता है चुनाव में प्रचार करने में, जो भी उस टाइम पे रैलियां वगैरह होती है, उन सभी में जो खर्च होता है उसमें काफ़ी रुपया खर्च होता है और इसके लिए चंदा की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। और इस पैसे के लिए जो राजनीतिक दल है वो किसी भी हद तक जाती है, वो जायज़ तरीके से और नाजायज़ तरीके से किसी भी तरीके से यहाँ पे उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। चुनाव में पूंजीपतियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है जो चुनाव में अपने काले धन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव के समय पूंजीपतियों से काफ़ी रुपया सहयोग के रूप में भी मिलता है और जब पार्टी वो दल जीत के जाता है तब यहाँ पे पूंजीपति द्वारा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों से अनुचित लाभ लेते हैं। तो यहाँ पे एक और का चुनौती होता है कि या तो वो अमीर जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको टिकट दे करके चुनाव में उम्मीदवार बना के उतार दिया जाता है और उनके पैसे का उपयोग किया जाता है, उनके काले धन को राजनीति में उपयोग किया जाता है, या फिर उनसे चंदा के रूप में, सहयोग के रूप में पैसा लिया जाता है जो एक रूप से काला धन होता है। और जब राजनीतिक दल जीत के चले जाते हैं सरकार में तब वो पूंजीपति उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो मदद किए हैं पैसा दे करके, तो बाद में उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक चुनौती बनी हुई है। उसके बाद आजकल के राजनीतिक दलों में अपराधियों का भी प्रभाव बढ़ गया है। सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय अपराधियों से मदद लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपराध को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है, इस पर भी राजनीतिक दल को ध्यान देना है। उसके बाद सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक दलों में आजकल सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है। कोई भी दल अपने मूल सिद्धांत पर कायम नहीं है और सत्ता को प्राप्त करने के लिए वे अपने सिद्धांतों को भी छोड़ दे रहे हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में देखा जाए तो राजनीतिक दल अपने गठन के समय से लेकर अभी तक अपने मूल सिद्धांत पर कायम है। तो सबसे एक और यहाँ पे जो चुनौती बनी हुई है राजनीतिक दल के लिए वो ये कि कोई भी जब दल बनता है तो उसके कुछ अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। और आज के समय में देखा जाए भारत में तो यहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो अपने ही सिद्धांत पे चलने में सक्षम नहीं है, अपने ही सिद्धांतों को वो मानने में सक्षम नहीं है और इस तरह से उनमें सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है और ये राजनीतिक दल के लिए एक और चुनौती बन के उनके सामने खड़ा है। तो ये भी उनके लिए एक चुनौती है।
उसके बाद है अवसरवादी गठबंधन। बीते कुछ वर्षों में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो नहीं मिल पाया है और इसके कारण भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई है। इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दूसरे दलों से गठबंधन कर लेते हैं और गठबंधन करके यहाँ पे सरकार को चलाते हैं। इन दलों के सिद्धांतों एवं विचारों में काफ़ी भिन्नता होती है। जब भी कोई दल बनता है नया, तो दल तभी बनता है जब बाकी दलों से उनका विचार, उनका सिद्धांत भिन्न होता है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि चुनाव से पहले भी कई सारी पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद भी यहाँ पे जो अलग अलग लड़ रही है, चुनाव के बाद ये वहाँ पे एक साथ मिल करके सरकार का गठन करती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से दल एक दूसरे के विरोध में चुनाव तो लड़ते हैं और चुनाव के बाद ये क्या करते हैं कि सरकार निर्माण के समय आपस में गठबंधन कर लेते हैं। चुनाव से पहले सभी अलग अलग लड़ते हैं, जब किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब ये सभी आपस में गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। वर्तमान में अभी जो हमारा सरकार चल रहा है वो इसी तरह से है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग बिहार में जो जदयू की सरकार थी या जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी, ये तीनों अलग अलग लड़ रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक तरह से देखें तो बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी तो चुनाव से पहले भी गठबंधन करके साथ में लड़ी है, लेकिन जो जदयू पार्टी है उसको देखा जाए तो उस पर एक हाल में एक चर्चा भी बना हुआ था कि नीतीश जिधर जाएंगे उधर की ही सरकार बन जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज भी वर्तमान की जो सरकार है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी हो जाए बिहार से और जदयू पार्टी केंद्र से जो बीजेपी है वो फिर दक्षिण भारत की एक पार्टी है, तो ये सब मिल करके यहाँ पे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो ये जो परंपरा है वो इधर कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। कांग्रेस ने भी कई बार यहाँ पे गठबंधन करके सरकार चलाई है। चुनाव के समय भी कांग्रेस और जो राष्ट्रीय जनता पार्टी है वो साथ मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी आज गठबंधन करके यहाँ पे सरकार चला रही है। और इस तरह से ये भी एक राजनीतिक दल के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ऐसे में सरकार खुले रूप से अपना निर्णय नहीं ले सकता है, अपना योजना नहीं बना सकता, अपने नीतियों को लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुमत में नहीं है। यदि वो कोई नीति योजना लाता है और बाकी के जो गठबंधन के जो दल हैं, जो दल के साथ है गठबंधन किया गया है, यदि उनको वो नीति, वो कार्यक्रम, योजना पसंद नहीं है तो सरकार उसको लागू नहीं कर सकती है। यदि सरकार लागू करने की कोशिश करेगी तो जो दल है वो गठबंधन तोड़ लेगी और सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में सरकार बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो अवसरवादी गठबंधन है वो भी सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो अब है यहाँ पे कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इसका क्या उपाय किया जाए कि ये प्रभावशाली बने और बेहतर तरीके से कार्य करे। तो सबसे पहले यहाँ पे दल बदल कानून लागू होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, महिलाओं एवं युवाओं को प्रतिनिधित्व होना चाहिए और चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को करके हम यहाँ पे सरकार को या राजनीतिक दल को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए ये सब कुछ उपाय हैं जिसको एक एक करके देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि एक नया कानून आया है जिसका नाम है दल बदल कानून। इस कानून के तहत विधायकों और सांसदों को यहाँ पे रोका गया है, यानी कि विधायकों और सांसदों को इस दल से उस दल में जो बदल जाते थे, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, इस चीज़ को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करके एक कानून बनाया गया। और इस कानून के तहत अब यहाँ पे कोई भी ऐसे ही जब मन करे तब यहाँ पे इस दल से उस दल में नहीं शामिल हो सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर नियम है, उस नियम के आधार पे ही वो दल बदल सकते हैं। तो इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू होना चाहिए, लोगों पे, जो सांसद विधायक उन पे इस चीज़ को लागू कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो दल बदल होता है बार बार वो चीज़ रुके। तो इसके लिए आवश्यक है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के काले धन का दुरुपयोग एवं इसके अंदर अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा चुनाव अधिकारी को देंगे चुनाव होने से पहले। न्यायालय ने ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया है जिन पर गंभीर किस्म के अपराध का आरोप लगा हो और उन पर मुकदमा चल रहा हो। अगर ऐसे कोई उम्मीदवार हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं।
अतः न्यायालय के ये जो आदेश है वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। राजनीतिक दलों में अपराधियों की संख्या में इससे कमी होगी और राजनीतिक दल प्रभावशाली होगा। ये एक उपाय है, इससे भी हम लोग राजनीतिक दल को प्रभावशाली बना सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का बहाल। राजनीतिक दलों में अभी हम लोग देखें कि उनके अंदर भी लोकतंत्र की कमी है, तो उसको अगर प्रभावी बनाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान, अपना जो सिद्धांत है उसका पालन करें, समय समय पर सांगठनिक चुनाव करें और दल के सभी सदस्यों को विभिन्न पदों पर बैठने का समान अवसर दे। जो भी दल के सदस्य हैं सबको यहाँ पे उस पद का फायदा उठाए, उस पद पे आसीन होए और यहाँ पे सरकार को, दल को चलाने में वो मदद करे। इस तरह से भी दल यहाँ पे प्रभावशाली हो सकता है। उसके बाद है महिलाओं एवं युवाओं का प्रतिनिधित्व। हम लोग पीछे देखें चुनौती में कि आज की राजनीति में महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो राजनीतिक दल में महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व देकर भी इसके प्रभाव में वृद्धि किया जा सकता है, इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। युवाओं को राजनीतिक दलों में आने से दलों को नई ऊर्जा और नई दिशा मिल सकती है और राजनीतिक दल प्रभावशाली बन सकता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चुनाव का खर्च, हम अभी देखे हैं कि चुनाव में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज के समय में रुपया पैसा खर्च होता है, जिसके लिए राजनीतिक दल जायज़ नाजायज़ कोई भी काम करने को तैयार रहता है, वो अपने सिद्धांत के खिलाफ भी जाने को तैयार रहता है। तो ऐसे में राजनीतिक दल को अगर प्रभावशाली बनाना है तो एक सुझाव यह भी दिया गया है कि चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। जो भी चुनाव में खर्च होंगे, जैसे पेट्रोल हो जाए, कागज हो जाए, कपड़ा हो जाए, टेलीफोन हो जाए, आदि जो भी चीज़ें चुनाव में उपयोग होते हैं, उन सभी का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा उठाया जाए। अगर सरकार इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराती है तब भी राजनीतिक दल यहाँ पे प्रभावशाली बन सकती है, क्योंकि फिर उसको चंदा के लिए, पैसे के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना होगा और किसी के दबाव में काम नहीं करना होगा। तो इससे भी राजनीतिक दल प्रभावशाली बन सकता है। तो यदि राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए स्वयं भी पहल करनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका निभाकर और सरकार को रचनात्मक सहयोग देकर भी राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये करके भी हम लोग राजनीतिक दल को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ पार्टी, कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनता है, कैसे क्षेत्रीय पार्टी बनता है उसके बारे में, और भारत की जो प्रमुख पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी और कुछ क्षेत्रीय पार्टी, उसके बारे में, और एक जो कोटपा अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।